Assalamualaikum, good morning. Good morning everybody. Welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah. अच्छा जी, बातें तो बहुत सी हो सकती हैं क्योंकि एवरी डे इज लाइक अ मूवी सीन पाकिस्तान पॉलिटिक्स में। और हमने तो दो चार उस पूरी मूवी के साथ एब्सोल्युटली ये मूवी सीन हम कह रहे हैं ना, पूरी मूवी आप बना लें। हमने तो बहुत से गाने भी बीच में, अगर होती वाकई मूवी तो हम गाने भी कुछ इंट्रोड्यूस कर लेते। लेकिन एक बात देखिए, पता है क्या हुआ, गानों से मुझे याद आया, अब तो एक खत का भी जिक्र आ गया है, तो चिट्ठी खत बहुत सारे हैं, मतलब एक फहरिस्त है। तो गाने भरे पड़े हैं, पहले बताते तो हम आपको प्ले ला के दे देते। तो बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सी अनफॉर्चुनेट चीज़ें भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट हो रही हैं। ऑल्दो इस प्लेटफॉर्म पे हम बिल्कुल कोई डिप्रेसिंग सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स आपको नहीं दिखाना चाहते, बट आई डू फील सैड, आई बी वेरी ऑनेस्ट। और ख़ास तौर पे आज सुबह के एक इंग्लिश अखबार का मैं एडिटोरियल पढ़ रही थी और उसमें जो होम ट्रूथ्स लिखे हुए थे कि जो सारा मामला आप देख रहे हैं, पीपल गोइंग फ्रॉम हेयर टू देयर, फ्रॉम देयर टू हेयर, मतलब ये ज़ाती मफादी है ना, मुझे समझ नहीं आ रही है। और हम भी बड़ा स्ट्रगल करते हैं टू सी कि इसमें आवाम और आम इंसान की बेहतरी के लिए क्या हो रहा है। अच्छा, कल जो MQM का मुआहदा आया है ना मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ, उसको सर्टनली उसकी तारीफ की जानी चाहिए, क्योंकि उसमें किसी ओहदे की बात नहीं है, उसमें किसी इलेक्टोरल अलायंस की बात नहीं है, उसमें एक्चुअली ऐसे निकात हैं जो आवाम से रिलेटेड हैं, कराची में रहने और बसने वालों से रिलेटेड हैं, अर्बन सिंध में रहने और बसने वालों से रिलेटेड हैं। एंड वी कैन जस्ट होप के उस पर इन लेटर इन स्पिरिट मिनोअन उस पर अमल किया जाए, और वाकई अगर उस पर अमल हो गया तो हमें अपनी ज़िंदगी में बेहतरी नज़र आएगी, यहाँ कराची में बसने वालों को अपनी ज़िंदगी में बेहतरी नज़र आएगी, और बहुत से मसाइल का जिनका कई दिहाइयों से हम सामना कर रहे हैं उसमें शायद कुछ आसानियाँ पैदा हो जाए। लेकिन एट द सेम टाइम सारी विश जो अब्दुल्ला ने अभी दुआ की है, इसमें भी बहुत अगर मगर है। अगर तो ये ऑनर किया गया, अगर तो वो हुआ, तो मगर तो वो हुआ। A lot remains to be seen. Number one, I'm not trying to be skeptical here, लेकिन कितने मुआहदे हैं जो बड़े एंड तक कभी चले हों। मतलब आई एम जस्ट थिंकिंग, ये जो अलायंसेस हम इस वक्त देख रहे हैं, जो कल तक एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, वो अब व्हेन दे डू अचीव देयर गोल, तो उसके बाद क्या रहेगा इन अलायंसेस। अच्छा, अब MQM का तो मुआहदा हो गया मुत्तहिदा अपोजिशन से, लेकिन PMLQ का जो मुआहदा हुआ ना हुकूमत के साथ, वो आपको पता ही है सिर्फ वजारत आला के लिए ही था और बरमला था, और पहले दिन से ही वो दे वर एडमेंट कि हमें तो बस वज़ीर आला बनना है। और वहाँ पे उन्हें लग रहा था ऑपोजिशन के साथ कि शायद 4-5 महीने और वो पूरी टर्म के लिए, यानी रेस्ट ऑफ द टर्म के लिए बनना चाहते थे, इसलिए वो हुकूमत के साथ चले गए। लेकिन वहाँ पे उनका वज़ीर आला बनना भी अब खटाई में पड़ता हुआ इसलिए नज़र आ रहा है। मुझे तो लगता है कि वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अलीम तरीन के ग्रुप ने ऑपोजिशन की हिमायत का ऐलान कर दिया। वो कहते हैं जी हम तो हुकूमती उम्मीदवार, हुकूमती नुमाइंदे को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे इन द CM का इलेक्शन इन पंजाब असम्बली। खैर, अ लॉट इज येट टू बी सीन। हर गुजरते घंटे के साथ नई डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन खत और लेटर का जिक्र हम कर रहे थे। एट द सेम टाइम हम ये यहाँ कहना चाहते हैं कि इसकी वाकई तहकीकात होनी चाहिए। बहुत सी तजावीज़ सामने आ रही हैं कि पार्लियामेंट का इन कैमरा इजलास बुला के इस पर डिस्कशन की जाएगी। कुछ हम साबिक डिप्लोमेट्स के व्यूज़ भी आप तक पहुँचा रहे हैं, और अगर तो वाकई ये ख़त एक थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी है, देखिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान को धमकी है, तो इसमें जो भी हमारे रियासती इदारे हैं उनकी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए। लेकिन अमेरिका की तरफ से हमारे जो जियो न्यूज़ के नुमाइंदों के ज़राए के मुताबिक अमेरिका की वजारत ख़ारजा ने कहा है जी हमारा पाकिस्तान में नो कॉन्फिडेंस मोशन से कोई लेना देना या कोई ताल्लुक नहीं है। यानी बेसिकली पाकिस्तान में नो कॉन्फिडेंस है, हमारा नो इंटरेस्ट है। और ये खत तो है मार्च का, लेकिन आपको पता ये हामिद मीर साहब ने जनवरी में ही कॉलम लिख दिया। उसके बाद हम लिटरली कितने ही प्रोग्राम्स में इन जनवरी, इन फेब्रुअरी एंड देन इन द स्टार्ट ऑफ मार्च ये नो कॉन्फिडेंस मोशन और इसकी तैयारी और इसकी प्लानिंग के बारे में मुतअद्दिद सेगमेंट्स, मुतअद्दिद प्रोग्राम कर चुके हैं। जियो न्यूज़ समेत हमारे प्रोग्राम समेत मुख्तलिफ TV चैनल्स पे इस सिलसिले में बात हो रही थी, और ये सिलसिला काफ़ी देर से चल रहा था। रोज़ ही बात करते हैं इसकी। अच्छा जी, मेरी शायरी कैसी लगी? बहुत अच्छी। मैं वाह वाह करना चाह रहा था, लेकिन आप ज़रा टॉप स्टोरी में मसरूफ़ और मशगूल थी। आज जनाब दूसरा मैच है ODI पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, एंड लेट्स होप कि हम अटैकिंग क्रिकेट जो है वो अपनी टीम की तरफ से देखेंगे। हाँ, लेट्स होप इट इज़ नथिंग लाइक द फर्स्ट वन। इतनी स्टार डिप्राइव्ड
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की ये टीम है और उसके बावजूद भी हमारा पहले मैच में जो हशर हुआ इट वाज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग, लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है। देखिए, बाज़ क्रिकेट मुबस्सिरीन और तज्ज़ियाकारों के मुताबिक कि जो वनडे क्रिकेट है ना, इट हैज़ समहाउ बिकम एन एक्सटेंशन ऑफ द T20 फॉर्मेट। सो यहाँ भी ज़रा अटैकिंग और ज़रा जल्द और ज़रा तेज़ रफ्तारी के साथ रन बनाने पड़ते हैं। अब वो 90s का ODI फॉर्मेट नहीं रहा है ये। हाँ, लेकिन मतलब क्रिकेट पे आ गए अभी, वो सियासत में जो क्रिकेट और ये T10 चल रहा है उसमें तो हमने बात नहीं की। अच्छा, शुक्र है आपने ये बात कर दी। थैंक यू। खुदा मुझे जितनी चिढ़ ये सियासी एनालॉजी को क्रिकेट एनालॉजी बनाने पे चढ़ती है ना, मतलब हर चीज खान साहब ने बना दी तो अब हम उसको फॉलो कर रहे हैं। हर चीज क्रिकेट मैच नहीं होती ना, दिस इज सीरियस पॉलिटिक्स गोइंग ऑन अराउंड अस। Well, okay, let us talk आखिरी ओवर तक, आखिरी बॉल तक, ये छक्का, ये चौका, for God's sake. But I am going to use one last time, अब्दुल्ला प्लीज, क्योंकि मैंने बताना आपको ये है कि MQM पाकिस्तान ने ऑपोजिशन की जो गेम है ना वो सारी बदल दी है, ठीक है, इतना अलाउड है। अच्छा जी, सीनियर साहब भी तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वड़ाइद साहब, हम आपसे जरूर बात करेंगे, लेकिन थोड़ी देर आप हमें बर्दाश्त करें अभी। चलिए फिर आगे बताएं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि क्या कुछ हुआ। जनाब, कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि ज़ाती और जमाती मफाद के लिए ऑपोजिशन का साथ नहीं दे रहे, अवामी मफाद के लिए साथ दे रहे हैं। एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा है, ये सुनिए। एक ऐसी जमहूरियत जिसके सम्राट आम पाकिस्तानियों की दहलीज तक पहुंचाने को मुमकिन बनाया जा सके। हम भी इन्हीं उम्मीदों के साथ आपके साथ शरीके सफ़र हुए हैं, लेकिन तारीख गवाह है इस मरहले पे कि हमने आपके साथ जो चलने का फैसला किया है, मुआहदे और इरादे किए हैं, एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम की है, इसमें हम में से किसी का कोई ज़ाती बल्कि जमाती मफाद भी शामिल नहीं है। अच्छा जी, ये आपने सुना है। और साथ ही मुत्तहिदा अपोजिशन का ये कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के पास अब कोई ऑप्शंस नहीं रहे, ये भी सुनिए। अगर आपके अंदर कुछ भी अखलाकियात का कुछ आपके अंदर है, आपको आज इस्तीफा दे देना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, वो वज़ीर आज़म नहीं रहा। या इस्तीफ़ा देना है या आप इतना देर नहीं भाग सकते हो। आए, पार्लियामान का सेशन कल ही है, कल ही वोटिंग रखते हैं और इस मामला को सेटल करते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर चाहे वो सिलेक्टेड क्यों ना हो, उनको चाहिए कि जब वो अदबी कुव्वत खो बैठे हैं पार्लियामान में, आज वो इस्तीफ़ा देकर एक नई रीत कायम करें और रवायत कायम करें। मुझे उम्मीद है, उनसे उम्मीद तो नहीं, लेकिन होपिंग अगेंस्ट होप कि अगर वो उसको करेंगे तो एक नया वो एक रवायत कायम करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद दोबारा से वो लेटर, फ़ौरन एजेंडा और फ़ौरन साजिश का मामला वज़ीर आज़म ने दोबारा दोहराया कि जनाब ये तो बैरूनी साजिश हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। और इस पे इससे पहले वो ये भी इज़हार ख्याल कर चुके हैं कि लंदन में बैठा हुआ शख्स, जिसमें उनका वाज़ेह इशारा मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ है, वो मुलाकातें कर रहे हैं और वो इस साजिश को जानते हैं। यानी कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ को इस साजिश का हिस्सा करार दिया। और साथ ही पहले ये कहा था, फिर उसके बाद फिर वो कह रहे थे कि ये फ़ौरन है। अच्छा, और थोड़ा उससे और पहले जाते हैं, उससे और पहले जाएं तो वज़ीर आज़म ने ये भी कहा था, भरे मजमे में कहा था कि मैंने तो घर जाके 2 नफिल शुक्राने के पढ़े कि ये ले आए हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन और इनका एक ही दफ़ा कला कमा हो जाएगा, और उनकी दुआओं का नतीजा है कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आई है। तो फिर वज़ीर आज़म भी बराह रास्त इसमें मुलव्विस हुए, क्योंकि दुआएं तो उन्होंने की हैं। मतलब अच्छा, क्या खान साहब का कहना क्या था, जरा ये भी सुन लेते हैं रिगार्डिंग द लेटर। मैंने मेंशन किया कि मेरे पास डॉक्यूमेंट है, वो आज डॉक्यूमेंट मैं सीनियर जर्नलिस्ट को अब दिखाऊंगा। शक किया जा रहा है कि शायद इमरान खान को इस तरह अब अपनी हुकूमत बचाने के लिए इस तरह कर रहा है, इसलिए मैंने आज फैसला किया मैं टॉप पाकिस्तान के सहाफ़ियों के साथ वो शेयर करूंगा। मैं ये जो लोग अनजाने में साजिश का हिस्सा है, उनको नहीं पता कि वो कितनी बड़ी साजिश का हिस्सा है, उनमें से जो हमारी एलाइड पार्टीज है उनमें से एक एक को बुलवाऊंगा, एक आदमी नुमाइंदे को बुलवाऊंगा, उनसे शेयर करूंगा। तो शेख साहब, आज मैं इन सबको दिखाऊंगा
ताकि मैं लोगों ने जो फैसला करना करें, लेकिन कम से कम फैसला करते वक्त ये सोच लें कि जो भी आप फैसला करेंगे कहीं आप एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश जो पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है उसका हिस्सा बन जाए। अच्छा, ये पॉलिटिक्स ऑफ फियर जो है ना, इससे मुझे वैसे ही इख्तिलाफ भी है और बहुत से लोग, बड़ी दुनिया में एक्चुअली ये बात की जाती है कि अगर ये हो गया तो ये हो जाएगा, तो लिहाजा ये ना किया जाए, और अभी भी हमें लगता है बहुत सी बातों में हो रहा है। बाय द वे, हम क्रिकेट एनालॉजी एक दफ़ा फिर देंगे, क्योंकि शेख रशीद साहब ने भी यही कहा है कि वज़ीर आज़म जो हैं वो आखिरी गेंद तक मुकाबला करेंगे, तो लिहाजा क्रिकेट अभी भी चल रही है। लिटरली वी हैव, जब हमने शो होश संभाला तब हम ये कंस्पिरेसी थ्योरीज सुनते हुए बड़े हुए, और अब हम बड़े हो गए हैं और अब तक हम ये कंस्पिरेसी थ्योरीज सुन रहे हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, वड़ाइद साहब, आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि अगर इससे गुज़श्ता गवर्नमेंट की बात कर लें तो वहाँ सीपेक के मामलात बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, जिस पे अमेरिका को तहफ़्फ़ुज़ात थे, और भी बहुत से रशिया के साथ गैस पाइपलाइन के मुआहदे, इसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं। तो यहाँ तो आपको पता ही है सीपेक पे भी इतनी तेज़ी से काम नहीं हुआ, तो सिर्फ रशियन विज़िट जो है वो इतना ट्रिगर इवेंट बन गया कि बैनुल अक़वामी ताकतों ने इमरान खान की हुकूमत हटाने के लिए साजिश शुरू कर दी। जी, बज़ाहिर तो ये यकीन नहीं आता, और बज़ाहिर ऐसी कोई बात नहीं, कोई ऐसा वाक़या नहीं, कोई ऐसी जंग नहीं, कोई ऐसा क्राइसिस नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं है कि जिसके ऊपर कोई इमरान खान ने ऐसा स्टांस लिया हो जिससे किसी बड़ी ताकत को या वेस्टर्न पावर को तकलीफ पहुंची हो। लेकिन वो कहते हैं ना वड़ाइद साहब, वो कहते हैं कि एब्सोल्युटली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर वोटर हैं और इनके वुज़रा, वो कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, हमने कहा था इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। नहीं, लेकिन वो भी बात आज तक साबित नहीं हुई कि उन्होंने अड्डे मांगे थे कि नहीं मांगे थे। ये अभी तक तो यही प्रूव नहीं हुआ कि उन्होंने अड्डे मांगे भी थे या नहीं मांगे थे। ये नैरेटिव तो बिल्ड करते हैं। लेकिन आपको पता है कि वो एक और इंटरव्यू में बात हुई थी, ये हाइपोथेटिकल बात थी वैसे वड़ाइद साहब। जी 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 हाइपोथेटिकल थी। देखिए, बात यह है कि कहने को तो आप जो भी कह सकते हैं, ये सूट करता है इन्हें, ये बयानिया है, ये दरअसल इन्होंने एक बयानिया बनाया है कि मैं एंटी एम्पीरियलिस्ट हूँ, मैं बड़ी ताकत से लड़ रहा हूँ। ये वो अपनी जो तहरीक अदम एतमाद है, इसको ये लड़ाई नहीं समझते कि ये लोकल सतह की लड़ाई है, इसको वो इंटरनेशनल सतह की लड़ाई बनाना चाहते हैं और अपने आप को उसका टारगेट जो है वो बताना चाहते हैं, ताकि ये साबित करें कि वो कितने अहम हैं और उनकी लड़ाई में कितनी दुनिया की ताकतें जो हैं वो शामिल हैं। अच्छा वड़ाइद साहब, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में नहीं आई थी, आने वाली थी या फिर आ गई थी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा जो सपोर्टर बेस है, उसका यह ख्याल था कि इमरान खान साहब की करिश्माती शख्सियत और उनकी कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी की वजह से हमें फॉरेन फ्रंट्स पे बड़ी कामयाबियाँ मिलेंगी। लेकिन ऐसा सच कुछ हुआ नहीं और प्रैक्टिकली हमने देखा कि ये चीज़ें करिश्माती शख्सियत की बिना पर नहीं चलती, ये चीज़ें हक़ाइक़ और फैक्ट्स एंड फिगर्स और एक्चुअली आपकी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की बेसिस पे चलती हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बल्कि हमें फॉरेन पॉलिसी में देखें, पहले इस्लामिक कंट्रीज हैं जो हमारे हमेशा से दोस्त रहे, वहाँ भी डिफिकल्टीज रही। आपने देखा हत्ता कि सऊदी अरब के साथ चाइना की रिजर्वेशंस थी, चाइना की रिजर्वेशन थी, सऊदी अरब के साथ हमारे मामलात खराब हुए। हम तुर्की के करीब गए, फिर तुर्की से दूर हो गए, मलेशिया के करीब गए, मलेशिया से दूर हो गए। तो ये सारा जो मामला है चाइना से सी पैक के मामले पे वो शिकायत ही करते रहे कि आप बड़े स्लो जा रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी फॉरेन फ्रंट पे हमने कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं की, कोई ऐसी प्रोग्रेस नहीं की जिस पे कोई हम फख्र कर सकें या कह सकें कि हमने कोई पहले से बेहतर काम किया। अच्छा, पंजाब के मामला पे जरा आ जाएं। लेकिन अब जरा उस पे आते हैं कि अब आदम एतमाद में हम देख रहे हैं कि ना नंबर्स पूरे हो रहे हैं, हुकूमत के सपोर्ट तो वैसे ही उन्होंने खो दी है। वड़ाइद साहब, इफ़ यू कुड गो अ लिटिल बिट डीपर, तो ये बताइए अलायंसेस जो होती हैं, जो चंद सालों के लिए कुछ मफाद के लिए होती हैं, अब तक आवाम को, लोगों को ये पता नहीं चल जाना चाहिए कि ये बिल्कुल वक्ती तौर की अलायंसेस हैं? अभी हुकूमत भी इसलिए टूटी, उसके जो पार्टनर्स थे वो छोड़ के चले गए, अब वो जिनसे पार्टनरशिप कर रहे हैं वो कितनी देर बाद चलेगी? तो ये चीज़ें बड़ी ऑब्वियसली अपने सेल्फिश मफाद के लिए टू बी इन हुकूमत अब ये नज़र आना स्टार्ट हो गया। दिस इज़ हाउ अलायंसेस वर्क।
देखिए, अलायंसेस बनते ही इसलिए हैं, एक पर्टिकुलर टारगेट होता है। अब उनका टारगेट ये है कि हुकूमत को हटाना है, तो उस हुकूमत को हटाने के लिए ये इत्तेहाद बना है, और ये उस वक्त तक रहेगा जब तक ये हुकूमत नहीं हट जाती, और उसके बाद कोई नई चीज होगी तो वो नया इत्तेहाद बन जाएगा। इसी तरह होता है हमेशा, टारगेट्स के लिए चीजें जो है वो फॉर्म होती हैं और फिर उसके बाद तहलील होती है। तो सर, कोई टारगेट, कोई अवामी टारगेट नहीं हो सकते कि कोई अवाम की बेहतरी के लिए कोई भाई एमक्यूएम के मैं फिर कह दूं, एमक्यूएम का मुआहदे में अवामी टारगेट से लिखे हुए हैं सारे हम। सर व्हाट डू यू से? देखिए, अब ये सारी जो टर्म्स होती हैं, अवामी टारगेट, लोगों की फलाह, इंसानियत की फलाह, सबका भला, ये चीजें तो असल तो बात ये होती है कि उन पार्टियों के मफादात क्या है, उन पार्टियों के मफादात के मुताबिक ही लड़ाई होती है, उसके मुताबिक ही चीजें तय होती हैं। अच्छा, पार्टनरशिप की बात कर ही रहे हैं वड़ायत साहब, ये जो पार्टनरशिप की है चौधरी बिरादरान ने और पर्टिकुलरली चौधरी परवेज़ इलाही ने विद हुकूमत, वो आपको कितनी कामयाब होती हुई या रहती हुई अब नज़र आ रही है? जबकि अलीम खान साहब और उनके रफ़का ने भी ऐलान कर दिया कि वो तो उनकी हिमायत नहीं करेंगे, लेकिन ऑल्दो कुछ मुनहरिफ अरकान मुस्लिम लीग नून से भी हैं, हुकूमत उन्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी कितना मुश्किल हो सकता है चौधरी परवेज़ इलाही के लिए वज़ीर आला पंजाब बनना? काफ़ी मुश्किल टास्क है जी, काफ़ी मुश्किल टास्क है। उसकी वजह यह है कि पहले तो ऊपर में हुकूमत बचाएंगे, फिर नीचे हुकूमत बन सकेगी। अगर ऊपर ही ना बची हुकूमत, फिर नीचे कैसे बनेगी? फिर नीचे भी हुकूमत बनेगी, जिस पार्टी की ऊपर हुकूमत होगी उसी की नीचे फिर हुकूमत बनेगी, और जाहिर है नया कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा। फिर आपकी बात हुई वैसे चौधरी परवेज़ इलाही से या चौधरी बिरादरान में से किसी से इस फैसले के बाद सर? नहीं, अभी नहीं हुई। अच्छा, आपकी नहीं हुई, वरना हम बड़े इंटरेस्टेड थे कि वो इस सारी सूरत हाल के बाद क्या सोच रहे हैं। अच्छा वड़ायत साहब, अब अर्ली इलेक्शंस की पहले तो बात हो रही थी, सजेशंस हो रही थी, अब आपको क्या लगता है? अब तो बिल्कुल ही मामला अर्ली इलेक्शंस की तरफ ही है। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि जल्दी तो इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन कुछ अर्सा इन्हें चलाना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि जिस असम्बली से उन्होंने वोट किया है, इस असम्बली पे कुछ मुतमईन करना पड़ेगा। इतनी जल्दी इलेक्शन नहीं होंगे, कुछ ना कुछ शहबाज शरीफ के लिए लोग तवक्को करेंगे कि वो परफॉर्म करके दिखाएं, और उसके बाद इलेक्शन हो। सर, ये भी तो बातें हो रही हैं कि कोई रिकन्सिलिएशन हो सकती है और कोई सेटलमेंट हो जाए बिटवीन अपोजिशन एंड गवर्नमेंट, और कल दो अहम मुलाकातें भी आपको पता है, 2 दफ़ा अहम शख्सियात से मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म की, कि मे बी अपोजिशन अपनी नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस ले और इमरान खान साहब ऐलान करें कि वो अर्ली इलेक्शन की कॉल देंगे। लेकिन अर्ली इलेक्शन भी मैं सोच रहा था कैसे होंगे, क्योंकि ये EVM मशीनों वाला मामला है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की वोटिंग वाला मामला है, उसमें तो स्टार्क डिफरेंसेस हैं हुकूमत और अपोजिशन के, ये तो पता नहीं कैसे सेटल होंगे इशूज़। वैसे कहने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुश्किल लगता है कि इतनी एफर्ट के बाद सारे जो लोग हैं वो अपनी नो कॉन्फिडेंस वापस ले ले और सारा कुछ ठीक हो जाए। मेरा ख्याल है वो बंदूक से गोली जो है वो निकल चुकी है, अब मुश्किल है वापसी का, अब तो इससे प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। अच्छा वड़ायत साहब, ये भी बताइएगा कि पंजाब में आपको क्या लगता है अपोजिशन की कौन होगा कैंडिडेट फॉर वजीर आला अगेंस्ट परवेज इलाही? कोई कंसेंसस वहाँ बन सकेगा? नया चेहरा होगा अलीम खान। ये तो नया तो बुजदार टाइप ही हो सकता है, इतना नया चेहरा तो हमने तब देखा नहीं था। अलीम खान हो सकता है, शरीफ फैमिली में से कोई नहीं होगा, मे बी हमजा शहबाज जी, अलीम खान होगा। ठीक है। अच्छा वड़ायत साहब, लास्टली मुझे पता है आपने अपना नाश्ता करना, यू हैव टू स्टार्ट योर डे एज वेल, मुझे ये बताइएगा कि शुरू में हमने देखा कि इमरान खान साहब ने हमलावर होने की कोशिश की, क्या की हमलावर हुए, बड़ा अटैकिंग क्रिकेट उनकी, दोबारा एनालॉजी इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये चूहे हैं, ये हैं, ये फलां हैं, ये ढमका हैं, फिर उन्होंने कहा जी मैं तो दुआ कर रहा था कि ये ले आए हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो क्या वो बहुत ज़्यादा पुरएतमाद थे कि उनके लिए चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, या वो चीज़ें मैनेज कर लेंगे, और शुरू में इस तरह के बयानात और जलसे में लंबी लंबी तकरीरें और इतना सुप्रीमली कॉन्फिडेंट होना कि हम तो जीत जाएंगे और ये सारा कुछ होगा, अब अल्टीमेटली उन्होंने इसे फॉरेन कंस्पिरेसी करार दे दिया। लेकिन साथ ही साथ अब उनके भी रफ़का ये कह रहे हैं कि मैं, वो खुद भी उन्होंने कहा कि जी मैं 80% चांस है कि मैं जीत जाऊं। तो शुरू में क्या मिस कैलकुलेट किया उन्होंने, या उन्हें तवक्को थी, या उन्हें अंदाज़ा था कि जनाब वो तकरीरें करेंगे, जलसे करेंगे तो सपोर्ट आ जाएगी उन्हें इधर उधर से? जी, मेरा ख्याल है कि वो उनका तजर्बा 3.5 साल का ये था कि हर चीज में वो जीतते रहे हैं। आप देखें, उनके लिए चीजें मैनेज होती थी, उनके लिए चीजें कोई ना कोई कर देता था।
इस दफा भी उनका ख्याल था कि कोई ना कोई मैनेज कर देगा और बिल आखिर कहीं से कोई इशारा आएगा और सारे खड़े हो जाएंगे और मेरे हक में सारा फायदा हो जाएगा, लेकिन इस दफा किसी ने वो ना किया, ना करने की तवक्को है, तो इसलिए वो चीज उनके हाथ से निकल गई। चलें, वो तो आप कह रहे हैं चीजें मैनेज और हम कहते हैं चीजें मैनेज। वैसे देखना भी चाहिए था, केपी में बल्दियाती इंतखाब का जो फर्स्ट राउंड था उसमें तो उनको काफी बुरी तरह शिकस्त हुई थी, तो सम सिग्नल्स वर देयर फॉर हिम टू परहैप्स सी। चलें जी, बहुत शुक्रिया वड़ायत साहब, सारा दिन आपसे तज्ज़िया तबसरों का सिलसिला जियो न्यूज़ पे जारी रहेगा। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि उनको ये लगता था कि उनके लिए चीज़ें मैनेज हो जाती थी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम तो ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही से नैपी बदलना कहते थे कि इमरान खान साहब की 3 साल तक नैपी बदली गई है। जस्ट अ फ्यू डेज बैक, मतलब ये बहुत पुरानी सालों पुरानी 10 दिन पुरानी वीडियोस वगैरह दिखा देते हैं और कुछ कहा होता है, चलो फाइन वी लेट दैट गो, बट दिस वाज सो रीसेंट। अच्छा जी, ये भी बताते हैं आपको, वैसे मैं देख रहा था कि दुनिया कोविड से कितनी आगे निकल गई है ना, मतलब 91,000 लोग एक स्टेडियम में जमा हैं, विच इज़ सो ग्रेट टू सी। चंद महीनों, चंद 1 साल पहले तक तसव्वुर नहीं था इस सारी गैदरिंग का, कि दोबारा पता नहीं था दुनिया को ये सब कुछ हो सकेगा नहीं हो सकेगा। और इसी से जुड़ी खबर ये है कि टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ NCOC ऑपरेशन विद द कोविड इंडिकेटर्स एट ऑल टाइम लो एंड हाई लेवल ऑफ वैक्सीनेशन। ये बताया है, ये हमारा बताना है असद उमर साहब की अभी 1 घंटे पहले की ट्वीट है। सो उन्होंने कहा जी NCOC के ऑपरेशन का आज लास्ट डे है, क्योंकि हमारे फिगर्स बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे फिगर्स हैं, लेकिन अभी भी एहतियात जो है वो करनी है, खासतौर पे जो लोग एहतियात कर रहे हैं, जिनकी ऑलरेडी ज़रा मेडिकल इशूज़ हों, क्योंकि पिछले 24 घंटों में भी 6 अमवात हुई हैं बिकॉज ऑफ कोविड, और पॉजिटिविटी रेट है 0.82%। सो इट्स देयर, मतलब ऑब्वियसली सारी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो सब कुछ उठा दिया गया है, लेकिन मैं कहती हूँ थोड़ी सी अक्लमंदी से काम करना चाहिए। अच्छा जी, आज खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला है। 18 अजला में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन की बार बार तंबीह के बावजूद वज़ीर आज़म ने मुतअद्दिद मकामात पर जाके खुद इलेक्शन कैंपेन को लीड किया। पहले वाले इंतखाबी नताइज से मुतमईन नहीं थे, आपको पता ही है, तहरीक इंसाफ को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, और हम इस बारे में जियो न्यूज़ पर सारा दिन आपको बताते रहेंगे। और सबसे पहले हम चलेंगे जनाब जनूबी वज़ीरिस्तान और दीगर इलाकों में और लोअर कोहिस्तान, और यहाँ से कौन हमारे नुमाइंदे बताएंगे? जनूबी वज़ीरिस्तान से इरफान बरकी और मंजूरुद्दीन हमें लोअर कोहिस्तान से अपडेट करेंगे। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला कोलाई पालस कोहिस्तान के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल शेर गाजी आबाद पालस में। इस ज़िले की 2 तहसीलें हैं, तहसील पालस और तहसील बटेरा कोलाई। चेयरमैनशिप के लिए उम्मीदवारों की तादाद 19 है, जबकि पोलिंग स्टेशन की तादाद 59 है। तहसील पालस में वोटर्स 19,791, जिनमें मर्द 10,997 और ख़वातीन 8,794। सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पहाड़ी इलाका होने की वजह से वोट कम पोल हो रहे हैं। इस वक्त मैं कबायली ज़िला जनूबिस्तान के तहसील अदा के इलाका अमरबंद में मौजूद हूँ, जहाँ पर पोलिंग का आगाज़ हो चुका है। कबायली ज़िला जनूबिस्तान में 277 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनके लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, जबकि पूरे कबायली ज़िला जनूबिस्तान में 6,000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। Alright, there you go. This is the update of what is happening. Of course, throughout the day आपको अपडेटेड रखेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट मुश्ताक यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया है। मुश्ताक साहब, सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे, अगर पिछले हम LB पोल्स की बात करें तो हमने देखा था कि शिकस्त भी हुई थी PTI को, और वहाँ उस वक्त एक्सप्लेनेशन ये दी जा रही थी कि टिकट्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इतनी ठीक नहीं हुई। तो अब आपको क्या लग रहा है कि इस बार नताइज क्या होंगे, क्या नज़र आएंगे, क्या आपकी सेंस है? जी बिल्कुल, मुख्तलिफ वजूहात थी। एक तो वजह ये थी, बड़ी वजह जो बाद में सामने आई, इन्होंने जब कमेटी बनाई, तहकीकाती कमेटी, तो उसमें ये बात सामने आ गई थी कि असल में टिकट जो है पार्टी के हकीकी लोगों को नहीं मिले थे, जो हकदार थे टिकट्स के, उनको टिकट नहीं मिले थे। और या तो MPAs के जो रिश्तेदार थे, उनके कज़न्स थे, या MNA सीनेटर्स, तो तकरीबन ज़्यादातर इलाकों में उनको टिकट मिले थे। तो इसलिए जो पुराने वर्कर्स थे उन्होंने रिएक्ट किया और उन्होंने अपने ही पार्टी के लोगों के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा और तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा, और इसका पैदा दीगर सियासी जमातों को हुआ था। तो मेरे ख्याल में एक बड़ी वजह ये थी, और दूसरी बड़ी वजह ये थी कि जो आम लोग थे, जो टिकट होल्डर भी थे, तो उनके पास या तो पैसा नहीं था,
या ये जो MNAs थे, MPAs थे, कैबिनेट मेंबर्स थे, सीनेटर्स थे, तो उन्होंने उनके लिए उसी तरह इंतखाबात में जो कैंपेन होता है उसमें हिस्सा नहीं लिया। और जहाँ पे अगर वज़ीर का, सीनेटर का, MNA का भाई खड़ा है, कोई करीब रिश्तेदार खड़ा है, तो उन्होंने तो उनके लिए मुहिम चलाई थी, लेकिन जो आम लोग थे उनको उन्होंने मैदान में इस तरह छोड़ा था। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस दफ़ा वज़ीर आज़म ने रिस्क नहीं लिया, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के नोटिस की परवाह किए बगैर खुद ही जाके मुतअद्दिद मकामात पे जलसे किए, इलेक्शन कैंपेन को लीड किया। तो आपको लगता है कि उनकी प्रेजेंस का फ़र्क पड़ेगा इस दफ़ा नताइज पर? इसका बहुत फ़र्क पड़ सकता है। देखिए, तहरीक इंसाफ में जो बंदा ज़्यादा मशहूर है और जिसके इर्द गिर्द तहरीक इंसाफ है वो इमरान खान खुद है, तो लोग उनको चाहते हैं, उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए उन्होंने ख़ुद फैसला किया था। एक तो ये कि उन्होंने कमेटी बनाई थी ताकि जो पार्टी टिकट है वो सही लोगों तक पहुँचे। दूसरी जो बात थी डेवलपमेंट थी वही थी कि वो खुद गए, बहुत सारे इलाकों में खुद गए, बटाग्राम गए, स्वात वो चले गए थे, उन्होंने बड़े जलसे हमसे खिताब किया था, दीर भी गए थे, और उनका प्रोग्राम था कि ऊपर चिनार भी जाए पूरे इमरजेंसी में, लेकिन वो ना जा सके क्योंकि मौसम उस वक्त ख़राब थी। तो इसका फ़र्क पड़ सकता है। आपको पता है कि उनको वाकई इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी दिए, ख़ुद बिलावल भुट्टो जरदारी को भी दिए और जमात इस्लामी के जो सरबराह हैं साजिद हक साहब उनको भी दिए, लेकिन जो पार्टी लीडर्स होता है जब वो खुद जाता है, लोगों से मिलता है, तकरीर करता है और अपनी हुकूमत के बारे में लोग इन्फॉर्म करते हैं, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक यूसुफजई, हमें अपडेट दे रहे थे कि क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अच्छा जी, ब्रेक लेनी है, लेकिन साथ ही आपको बता दें हमें बहुत सी आज ट्वीट्स आ रही हैं रिगार्डिंग लोड शेडिंग, मतलब इस्लामाबाद से आ रही हैं, लाहौर से आ रही हैं, शेखुपुरा से आ रही हैं। 12-12 घंटे की लोड शेडिंग की इत्तला एकदम से ये हुआ क्या, और अगर अभी ये हाल है, अभी तो हम लिटरली अप्रैल में भी स्टेप इन नहीं किए, वैसे आज आखिरी दिन है मार्च का, हैविंग सेड दैट अभी वो जो गर्मियां होती हैं वो नहीं आई और लोड शेडिंग और रमजान में तो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है। तो ये सवाल छोड़ के हम जा रहे हैं एक बहुत अहम मामला PTI फॉरेन फंडिंग केस में बात करेंगे। आपको बताएंगे कि PTI फॉरेन फंडिंग केस में एक बड़ा इंकशाफ हुआ है और इंकशाफ है 11 अकाउंट से रिलेटेड। PTI ने इलेक्शन कमीशन के सामने जिन 11 अकाउंट्स से लाताल्लुकी का इजहार किया था उन पर दस्तखत के मजाज अफराद की नामजदगी एक्चुअली उनको नॉमिनेट PTI ने ही खुद किया था। हालांकि PTI ने जी ECP के सामने तहरीरी तौर पर गलत बयानी की कि स्पीकर असद कैसर, इमरान इस्माइल और शाह फरमान के दस्तखत शुदा अकाउंट से पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं। अब दस्तावेजात से वाज़े हो गया है कि फाइनेंस बोर्ड ने 4 सीनियर अरकान को बैंक अकाउंट्स पर दस्तखत करने का अहल बनाया और इन 11 अकाउंट्स पर PTI का मौक़िफ़ था कि अकाउंट्स खोलने और अतियात वसूल करने वाले अफराद मजाज अथॉरिटी की जानिब से मुकर्रर नहीं किए गए थे। तो पहले उन्होंने बिल्कुल उससे लाताल्लुकी कर ली थी और अब पता चला है कि एक्चुअली सीनियर सहाफ़ी फ़खर दुरानी हमारे साथ मौजूद हैं। अब फ़खर बताइएगा, इस मामले में अपेरेंटली यही लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये जो 11 अकाउंट्स वाला मामला है इसमें किस तरह से पहले क्या बताया गया और फिर बाद में क्या हक़ाइक़ सामने आए, ज़रा हमें बताइए, एक्सप्लेन कीजिए आसान अल्फाज में। PTI ने 15 मार्च को ये डिसऑन किया है इन 11 बैंक अकाउंट्स को, लेकिन जब हमने इस पे कुछ तहकीकात की तो हमें ये मालूम हुआ कि ना सिर्फ ये PTI की जो टॉप क़यादत थी उसको भी, उनके भी नॉलेज में थे ये बैंक अकाउंट्स। उसके अलावा जो PTI का फाइनेंस डिपार्टमेंट है जिसने अभी ये तहरीरी तौर पे डिसऑन किया है इन अकाउंट्स को, उनके अपने दस्तखत शुदा रेजोल्यूशंस हैं जो फाइनेंस बोर्ड के हैं जिसमें वो कुछ मेंबरान को वो चेंज कर रहे हैं उनके और सिग्नेटरी के तौर पे और कुछ नए को अपॉइंट कर रहे हैं। तो इससे ये साबित होता है कि ना सिर्फ इन तमाम क़यादत को मालूम था बल्कि पार्टी के फाइनेंस डिपार्टमेंट को के भी नॉलेज में था कि ये बैंक अकाउंट एग्जिस्ट करते हैं और ये बल्कि इसमें अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ द सिग्नेटरी भी ये पार्टी का फाइनेंस डिपार्टमेंट करता रहा है। इसके अलावा जब हमने इन जो डिसऑन किए गए बैंक अकाउंट से मुंसलिक जो लोग थे 4, उनमें से PTI के वो सीनियर लोगों से बात की तो उन्होंने भी ऑन द रिकॉर्ड इन सब बैंक अकाउंट्स को के हवाले से यही बताया कि पार्टी क़यादत के नॉलेज में था और ये जब ऑपरेट हो रहे थे तो पूरी पार्टी को पता था, क्योंकि कुछ ने इसमें ये भी बात बताई कि जब ये
बैंक अकाउंट्स खोले गए तो उस टाइम पार्टी का फाइनेंस डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं करता था, तो उस वजह से शायद उन्होंने इसको डिसोन किया हो या उनके नाम में ना हो। लेकिन ये दूसरी अच्छा, जो जी फ़खर, अब जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो बातें सामने आई हैं उनमें आपको सबसे संगीन बात क्या नज़र आई है और किस किस्म की खिलाफ वर्जी, कानूनी खिलाफ वर्जी की गई है, ये भी बताएं। बड़े पैमाने पे गैर मुल्की कंपनियों से और गैर मुल्की शहरियों से फ़ॉरेन फंडिंग लेना, और उसके अलावा जो दूसरे नंबर पे मैं समझता हूँ कि जो संगीन तरीन कानून की ख़िलाफ़ वर्जी है वो कंसीलमेंट ऑफ अकाउंट्स है। ये मुख्तलिफ जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पढ़ें आप, या उसके बाद जो अकबर एस बाबर साहब की तरफ से जवाब जमा कराए गए हैं या पार्टी की तरफ से जवाब जमा कराए गए हैं, या जितना मैंने रिपोर्ट कवर की है इस फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से। दूसरा है जो पीटीआई ने डेलिबरेटली कुछ अकाउंट्स को कंसील किया है या उनको खुफिया रखा है, वो इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट नहीं किया गया कि उसमें क्या कहाँ से पैसा आया, किसने फंडिंग की है, आया कि उसमें कोई गैर मुल्की शहरी या गैर मुल्की कंपनियों ने तो फंडिंग नहीं की। और उसके अलावा तीसरे नंबर पे जो मेरे नज़दीक वो गैर मुल्की शहरियों की तरफ से भी फंडिंग, जैसा कि मैंने भी अभी हालिया पिछले दिनों में कोई रिपोर्ट किया था कि उसमें एक इंडियन शहरी के तरफ से भी पार्टी को फंडिंग की गई है। एक वुटन क्रिकेट लिमिटेड के नाम से जो एक ऑफशोर कंपनी थी, उससे $2.1 मिलियन की अमाउंट पार्टी ने हासिल की, लेकिन वो उसको कंसील किया गया, उसको खुफिया रखा गया। इलेक्शन कमीशन की तरफ को उसका बारे में नहीं बताया। फ़खर दुरानी, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दिस टू अस। ये फैसले जल्द आ जाएं ताकि मामला ज़रा क्लियर हो जाए। गुड मॉर्निंग वंस अगेन, वेलकम बैक। और एंड आपकी बहुत भर के ट्वीट्स आना स्टार्ट हो गई लाइट के हवाले से। जी, लोड शेडिंग, अब इसको लोड शेडिंग कहें या इसको कहना क्या चाहिए ये भी बता दे। हर जगह बिजली जो है वो जा रही है। वी गॉट ट्वीट्स फ्रॉम रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, हमारे यहाँ तो हो ही रहा है ये, तो ये क्या हो रहा है? और ट्रेजेडी ये है कि अभी तो गर्मी का आगाज़ हुआ है और कराची में बाय द वे कल कोई बला की गर्मी थी, समुद्री हवाएं बंद थी और फील्स लाइक 41 to 43 था। खैर, हम ये कहना चाहते हैं कि हुकूमती बहरान एक तरफ, बराए मेहरबानी या तो ये अगर रहते हैं या नई जो भी आती है, सबसे पहले तो रमज़ान में बिजली की बंदिश का मसला सबको हल करना होगा। अवामी मसाइल का तो हम बाहर हैं। मजमूई तौर पे जो शॉर्टफॉल है ना बिजली का, वो कोई 5000 मेगावाट्स जो है वो पहुंच चुका है, तो लिहाजा एक्सपेक्ट व्हाट इज़ हैपनिंग। लेकिन आयरनी ये है कि सर्दियों में गैस नहीं थी, गर्मियों में बिजली नहीं है, तो हम वेयर आर वी हेडिंग? हम बस उधर बैठ के लड़ते रहेंगे, लेकिन अब हम के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना। और चूंकि पाकिस्तान के अवाम के तमाम मसाइल हल हो गए, इसलिए हमारे खिलाफ इंटरनेशनल कंस्पिरेसीज हो रही हैं। खैर, हम ज़रा लोकल बिहेवियर की बात कर लें और अपने लोगों की बात कर लें। तो कल कुंवर नबी जमील साहब को हिरास किया गया ऑन बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद पे, और उसके बाद जो रिएक्शन सामने आया है ना, वो उससे ज़्यादा अफसोसनाक है। देखिए, ये रिवायत नहीं पढ़नी चाहिए, ये रीत नहीं डलनी चाहिए। तो बताएं कि मुराद राज साहब ने क्या मैं बताना चाहता हूँ आपको, लेकिन ज़रा ये देखिए, विजुअल्स भी अगर आप चला सकें तो दिखाइएगा कि क्या हुआ उनके साथ। और बाकायदा आपको पता ही है, बाज़ाब्ता जो किसी भी सियासी जमात के और पर्टिकुलरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स का और सपोर्टर्स का जो तरीका होता है हिरास करने का, वीडियो बनाई और उसके बाद उनसे जो भी जुमलों का तबादला हुआ और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। खैर, मुराद राज साहब जो कि वजीर तालीम है पंजाब के, पीटीआई के रहनुमा हैं, और इस पे जरा कॉन्सेंट्रेट करें कि वो वजीर तालीम है, तो लिहाजा तालीम और तरबियत के वजीर हैं वो, और उनका क्या कहना है? और उन्होंने ट्वीट किया ट्विटर पे कि ऐसा तो होगा। उन्होंने ये लिखा कि आप लोगों का और आपके घर वालों का घरों से निकलना मुश्किल हो जाएगा, और गद्दार का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। भाई, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ओन पार्टी, दिस MQM इज अनदर पॉलिटिकल एंटिटी। और बाय द वे, अगर आपने ये रीत डाल दी तो ये रिवायत एक्चुअली आपके ही गले में पड़ेगी, क्योंकि जितने चरब जबान लोग माशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं, उतने तो किसी जमात में नहीं है। तो फिर सोचिए, जस्ट ऐड हियर कि ये किसी को ये कहना कि अब तुम्हें पता चलेगा, मतलब आप सारों की अलायंस थी ना, ये पहले किसी और के साथ होते थे, आप लोग भी पहले किसी और के साथ होते थे। दिस इज पॉलिटिक्स फॉर यू। जब अच्छा हो तो सब बहुत एक्सेप्टेबल है, जब ना सडनली हो कोई छोड़ के चला जाए, that is what it is। ये तो सॉरी, हमें ये कहने दीजिए कि दिस इज कमिंग फ्रॉम द टॉप। अगर वजीर आजम कल सीनियर सहाफ़ियों से बात करते हुए कहते हैं कि संडे को असेंबली के सामने 1 लाख का मजमा होगा, एक तो आई डोंट नो कि व्हाट वर्ल्ड आर यू लिविंग इन, और दूसरा ये कि ये जो मुराद राज साहब का बयान है, दिस इज इंसाइटमेंट टू वायलेंस अगेंस्ट सिटिंग
पार्लियामेंटेरियन, मतलब क्या कर रहे हैं आप? यू आर एंडोर्सिंग इट। जब वीडियोस भी सामने आ जाएं उसको तब भी कंडेम कर लें, भाई शर्मी कंडेम कर लें। नो नहीं, आप फरोग दे रहे हैं उसको कि जरूर ऐसा तो होगा, रिस्पेक्ट करो। अच्छा, आप फरोग दे रहे हैं और ये सोचिए कि ये फरोग आपने दे दिया, एक दफा आपने ये सिलसिला शुरू कर दिया तो दूसरी सियासी जमातों के सपोर्टर वोटर नहीं है आप लोगों की, जितने माशाअल्लाह तुंदो तेज जुमले इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। घर से नहीं निकलना। आप खुद या शहबाज गिल या फवाद चौधरी या फैसल वोडा या एटसेट्रा या अली जैदी या कोई भी घरों से निकलेगा तो दूसरी पार्टी के वोटर सपोर्टर नहीं उन्हें कुछ कहेंगे। ये सब ना शुरू करें, बराए मेहरबानी ये सब ना शुरू करें। ज़ातियात पे मत आए, सियासत को सियासत रहने दें, वरना देयर आर टू मेनी पीपल ओवर हियर जो बहुत कुछ कर सकते हैं। सो रीइटरेटिंग ऑन द फैक्ट कि प्लीज़ ये सिलसिला ना शुरू करें, इसको कंडेम करें। आप लीडरान हैं, आपको अपने वोटर सपोर्टर को समझाना चाहिए कि इस तरह लोगों को गली मोहल्लों में रोक के कन्फ्रंट ना करें, क्योंकि अगर ये सिलसिला शुरू हो गया तो ये आपके गले भी पड़ेगा। हम बार बार आपको मुअद्दबाना अंदाज में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, अब ये समझ आ गई होगी होपफुली, लेकिन फिर ज़रा सियासी बातों पे ही आते हैं और अपडेट्स भी हैं और गेस्ट भी हैं। आपको बताएं कि मुल्क में जारी सियासी ये बड़ा मुझे वैसे ये वर्ड्स जो है ना अजीब लगते हैं, धमा चौकड़ी, बट हो ये रहा है। वी ट्राई टू फाइंड द ट्रू एसेंस जो हो रहा है। ढेर सारे बच्चे आपके घर आ जाए ना, कभी कोई दावत हो और माशाल्लाह को 5-6 बच्चे जमा हो जाएं तो वो जो धमा चौकड़ी में चाहते हैं तो उसमें भी ग्रुपिंग हो जाती है ना, नए इत्तेहाद बन रहे होते हैं। तो समथिंग वेरी सिमिलर इज हैपनिंग राइट नाउ। तो जी ये नए सियासी ग्रुप सामने आ गए और मुल्क में सियासी भूचाल का नतीजा आपके सामने बड़ी जल्दी नजर भी आ जाएगा। लेकिन ये बात तय है कि अब मुल्क में जल्द इलेक्शन होंगे। तो बिल्कुल बहुत से जो सोच विचार रखते हैं, जो नॉलेज रखते हैं, उनका यही कहना है कि इलेक्शंस जो हैं वो नज़दीक है और इस सूरत में कराची और पंजाब का सियासी मंजरनामा ख़ास तौर पर बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। नए सियासी इत्तेहाद और नई सियासी दुश्मनियाँ नज़र आ सकती हैं। 2018 के इलेक्शंस के बाद MQM और PTI इत्तेहादी बनकर सामने आए थे। नहीं कहना चाहिए, सियासी मुखालफत तक महदूद रखना चाहिए हमें। बातें सुन रहे हैं आप इनकी? ये एनिमोसिटीज हैं, ये दुश्मनियां हैं जो इस वक्त हो रही है और जब वो नहीं रुक रहे कहने से तो हम क्यों रुके? फिर हम भी यही कहेंगे कि हो रहा है। जिम्मेदारी का मुजाहरा करें ना, आप कर लें। तो काफ लीग ने जी तहरीक इंसाफ की हिमायत कर दी थी। हम 2018 की बात कर रहे हैं और अब 4.25 साल बाद MQM ने वजीर आजम के खिलाफ मुतहदा अपोजिशन से हाथ मिलाया है और काफ लीग तो डील के बदले वजीर आजम के साथ खड़ी है। लेकिन पंजाब में तहरीक इंसाफ के फॉरवर्ड ग्रुप्स सामने आ गए हैं कि जो कि खुल्लम खुल्ला पार्टी पॉलिसी के मुखालिफ है। अब आइंदा इलेक्शन का मंजरनामा बड़ा दिलचस्प हो सकता है। बाय द वे, कराची में MQM की सबसे बड़ी हरीफ तहरीक इंसाफ हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि MQM को मुत्तहदा अपोजिशन की हिमायत हासिल होगी। दूसरी तरफ पंजाब की मंजरकशी करें तो आइंदा इलेक्शन में काफ लीग के लिए मुश्किलात पड़ सकती हैं और इनके एक MNA तारिक बशीर चीमा पहले ही अपोजिशन की हिमायत का बरमला ऐलान कर चुके हैं। इसके अलावा PTI के जहांगीर तरीन और अलीम खान का ग्रुप, इनका झुकाव भी अपोजिशन, अलीम खान तो खैर बराह रास्त ऐलान कर चुके हैं वो हुकूमत के उम्मीदवार को नहीं सपोर्ट करेंगे। जहांगीर तरीन के साथ मुबैना तौर पर क्या खैर रिपोर्टेडली मुलाकातें हुई हैं, इसहाक डार और जहांगीर तरीन का रब्ता हुआ है लंदन में। और जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी का पंजाब में इंतखाबी इत्तेहाद भी खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। सो नून लीग एंड पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद वो ज़रा मुझे मुश्किल लगता है। बहुत ही अजीब बातें हैं, लेकिन चलें अब हम ज़रा डिसाइफर करते हैं कि एक्चुअली इससे इन सारी चीज़ों का निचोड़ क्या निकल रहा है और ख़ुद ही पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो क्या समझ रहे हैं। सिंध का सूरत हाल समझने के लिए जी MNA PTI आलमगीर खान ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया। ज़रा मुश्किल वक्त ही है और चैलेंजिंग वक्त है। आई वुड से तहरीक इंसाफ को MQM का फैसला पसंद तो नहीं आया होगा, बट इट्स प्रीटी क्लियर कि उन्होंने जो जो डिमांड्स की वो आप लोग पूरी ना कर सके। तो आपको लगता है कि ये आपकी पार्टी ने गलती की है? देखिए, ये बड़ा इंतहाई अफसोसनाक था कि MQM पीपल्स पार्टी के साथ जाके हाथ मिला ली थी, जिससे उनका एक नज़रियाती इख्तिलाफ था। MQM की 30 साल सियासत कराची में, वो जागीरदाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ हो, कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ हो, शहरी हुकूमत या बल्दियाती हुकूमत के इख्तियारात, वसाइल, फ़ंड्स मेयर के इख्तियारात के लिए हो, वो सब पीपल्स पार्टी से जुड़े थे। और कई सालों से, अभी पिछले महीने आप देखें कि इनके MPS को CM हाउस के बाहर घसीटा, उनको मारपीट की और पकड़ दकड़ हुई और आज उनके साथ वो जाके बैठ गए। तो इससे MQM का जो वोटर है वो इंतहाई मायूस हुआ है। ऐसे लोग के साथ आप लिकत पड़त कर रहे हैं जो कल को अपनी बात से फिर जाएंगे और लोगों को मरवाया गया, तकसीम की गई।
अंदरूने सिंध, शहर और देहात पर तकसीम की गई, लोगों को लड़वाया, आज इकट्ठे बैठे हैं। तो मैं आज भी उम्मीद करता हूँ कि MQM इस चीज़ को मद्देनज़र रखेगी कि कल चूँकि इन्होंने इलेक्शंस में जाना, अपने वोटर को मुतमईन करना, तो ये बात लेके, ये मुआहिदा लेके वो कैसे जाएंगे अपने वोटर्स के पास। चलें, MQM ये भी कहती है कि जनाब हमें आपके साथ इत्तेहाद करके क्या मिल गया, या हमारे शहर को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए वहाँ से वो वहाँ शिफ्ट हो गए हैं। लेट्स सी कि उनका वो इत्तेहाद कितना कामयाब चलता है, ये तो वक्त ही बताएगा। खान साहब, अब बल्दियाती इंतखाब आने वाले हैं। लेट्स टॉक अबाउट द चैलेंज विच इज़ अहेड। अब जो लोग आपके इत्तेहादी थे, अपेरेंटली वो आपके स्टॉन्च राइवल्स भी होंगे बल्दियाती इंतखाबात। PTI वर्सेस MQM होता हुआ पर्टिकुलरली अर्बन सेंटर्स ऑफ सिंध में हमें नज़र आएगा। यही दो बड़े हरीफ होंगे बल्दियाती इंतखाब में, और उनको सिंध हुकूमत की सपोर्ट भी हासिल होगी। तो आपके लिए तो बल्दियाती इंतखाब बड़ा चैलेंज बन जाएंगे सिंध में। देखिए, चैलेंज तो पिछले जो हमारे इलेक्शंस थे वो भी MQM के मुखालिफ, मैं ख़ुद MQM को हरा के पार्लियामेंट का हिस्सा बना हूँ। तो हमारे तमाम इलेक्शंस, कोई इत्तेहादी तो नहीं थे इलेक्शंस में, हमारे कोई इलेक्टोरल अलाइंस तो नहीं था, हम एक दूसरे के मुखालिफ लड़े थे। हाँ, पार्लियामेंट में फिर हमारे अलाइंस था। तो पहले भी PTI ने अकेले इन सब का मुकाबला किया। ये बड़ा मायूस कुन रहा था। ये कहते हैं कि हमारी सुनी नहीं गई। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं MNA हूँ, मुझसे ज़्यादा फंड्स इनके MNAs को दिए गए। मैं चैलेंज करता हूँ कि इनको सिर्फ कराची के लिए इस साल 7 अरब रुपए तरक्याती कामों के लिए दिया गया। हैदराबाद में अलग दिया, सक्खर में अलग दिया गया। इनके कहने पर मरदमशुमारी की जो इनकी डिमांड थी वो मानी गई। मरदमशुमारी असद उमर ने अनाउंस किया कि पूरे मुल्क में दोबारा से की जाएगी। इनके तमाम तर रिजर्वेशंस, तहफ़्फ़ुज़ात को माना सुना गया। अब ये जो इनकी डिमांड्स हैं, दफातर खोलने वाली, मिसिंग पर्सनस वाली, या और जो इनके केसेस हैं, वो क्या हमने किए हैं? जिनके दौर में इनके लोगों को मारा जा रहा था अमन कमेटी की शक्ल में, बोरी बंद लाशें दी जा रही थी, मुहाजिरों का कत्ल हो रहा है शहर में, उनसे जाके आपने मुज़ाकरात कर लिए। अच्छा आलमगीर खान साहब, अब करना क्या है? क्योंकि अब MQM तो रही नहीं PTI के साथ, तो अब कराची में अगर तहरीक इंसाफ को कोई इत्तेहादी ढूंढना हो तो किसके साथ जाएंगे आप, या फिर अब सोलो फ्लाइट ही होगी? देखें, इस वक्त जो वज़ीर आज़म को पूरे मुल्क में हिमायत हासिल है, जो लोगों को एक इमोशनल अटैचमेंट जुड़ गई है वज़ीर आज़म के साथ, जब से ये तमाम चोर एक तरफ जमा हुए, ये 3 चूहे एक तरफ लोगों को नज़र आने लगे, लोग खौफज़दा हो गए कि वही पुराना घिसा पिटा पाकिस्तान फिर से नाफिज ना हो जाए हमारे ऊपर। इस खौफ में लोगों की हिमायत आई है आज तहरीक इंसाफ को। जो जज्बा मैं आज देख रहा हूँ माओं बहनों, जवानों में, बच्चों में, वो तारीख़ में कभी नहीं था। तो तहरीक इंसाफ को किसी के इलेक्शंस में जाने के लिए किसी की ना अलाइंस की ज़रूरत है, ना किसी को साथ जोड़ने की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ पहले से ज़्यादा मकबूल है। और इमरान खान, अगर आज आप इलेक्शन करा दें, मैं चैलेंज करता हूँ 2/3 अक्सरियत से हम वापस आएंगे। और तहरीक इंसाफ के हक़ में होगा कि अर्ली इलेक्शंस कॉल हों, और इस पे हमारे वफाकी वज़रा भी बात कर चुके हैं। तो जितने जल्दी इलेक्शंस होंगे इतना PTI को फ़ायदा होगा। चले जी, ये तो वक्त ही बताएगा कि अगर इलेक्शन आज हो जाते हैं तो कितनी अक्सरियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस आती है। लेकिन आई वंडर इलेक्शन में लोग इतनी जल्दी नहीं भूलेंगे जिन हालात का उन्हें सामना रहा है इस टेन्योर में, जिसको अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नया पाकिस्तान कहती है। लेकिन लेट्स सी, अब यू कांट रियली असेस, हो सकता है वाकई लोगों के सेंटिमेंट्स जो हैं वो इमरान खान के साथ हों और उन्हें हमदर्दी की बिना पे लोग दोबारा मुंतखब करके लाएं कि इन्हें तो पूरी मुद्दत करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं और PMLQ की बात करेंगे, जो ज़रा मुश्किल में लग रहे हैं अपेरेंटली। एहसानुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और एहसान साहब, वो मुनीर नियाजी साहब का शेर है ना कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, में एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो आपके लिए भी अपेरेंटली यही सारी सूरत हाल ऐसा लगता है बन गई है। वज़ीर आज़म साहब ने यह भी कह दिया था कि जनाब ज़रा पहले इस तहरीक से निपट लें, उसके बाद परवेज़ इलाही साहब को मैंने बता तो दिया है कि बन जाएंगे, लेकिन उसके बाद ही जो भी होगा होगा। अब क्या है ये जो परवेज़ इलाही साहब की वज़ारत आला वाला मार्का है, ये आप लोग सर कर पाएंगे? वज़ीर आज़म ने उस पर इत्मीनान का इजहार किया है, तो बहुत सोच समझ के किया है। तो इंशाअल्लाह ताला चौधरी साहब जो हैं इसमें कामयाब होंगे। पहले भी चौधरी साहब ने अपने इलेक्शन में भी दीगर जमातों के, उन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग के 22 वोट जो हैं वो ज़्यादा लिए थे। तो चौधरी साहब इंशाअल्लाह ताला, मुझे यकीन है
कि जैसे कि उन्होंने इंतहाई आसान अंदाज से स्पीकर का पूरा अदारा जो है, स्पीकर का निज़ाम जो है चलाया है, स्पीकरशिप का, इसी तरह वो इंशाअल्लाह ताला ये 10 सीटों की बात नहीं, इत्मीनान की बात है, दोनों पार्टियों के आपस में अलायंस की बात है, तो इंशाअल्लाह ताला ये भरपूर कामयाबी के साथ इस ईवान को चलाएंगे। अच्छा एहसान साहब, ये भी बताइएगा कि एक तरफ कर दें अगर मुस्लिम लीग काफ का फैसला और दूसरी तरफ आपके बड़े ही करीबी MNA हैं तारिक बशीर चीमा, उनका फैसला बिल्कुल अलग अलग है, तो आपने पर्सनली अगर फैसला करना हो तो आप किसके साथ जाएंगे? अपनी पार्टी के साथ जाएंगे, चीमा साहब के साथ जाएंगे? जहाँ तक तारिक बशीर चीमा साहब का ताल्लुक़ है, वो हमारे MNA हैं, हमारे लीडर हैं, हमारे रहनुमा हैं। मैं और डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब, हम 2 MP हैं उनके साथ, और हम उनकी क़यादत पे हमेशा इत्मीनान करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के जनरल सेक्रेटरी भी हैं तारिक चीमा साहब, और हमेशा चौधरी शुजात साहब, चौधरी परवेज़ साहब की तमाम पॉलिसियों पर इत्मीनान का इजहार करते हैं। तो मुझे यकीन भी है और मुझे ये उनकी तरफ से ये यकीनन उम्मीद भी है कि वो चौधरी परवेज़ साहब की कामयाबी के लिए भरपूर मेहनत हैं, कर रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह ताला। चलें, चौधरी परवेज़ इलाही की कामयाबी का मरहला जब तक आएगा हो सकता है उसके लिए मेहनत करें, लेकिन सेंटर में उन्होंने कह दिया था मैं 1000% अपना फैसला चेंज नहीं करूंगा, और इस पे चौधरी शुजात उनके साथ ऑन बोर्ड हैं अपेरेंटली। उनसे पूछ के उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। अब बताइएगा सर कि अगले आम इंतखाबात में सियासी पोजीशन क्या काफ लीग की आपको मजबूत होती ही नज़र आ रही है, या कॉम्प्रोमाइज़ आपको लगता है कि ये जो अभी आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है इससे आपकी सियासी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है? ज़ाहिर है अब जनरल इलेक्शन भी बहुत दूर नहीं है, कबल अज़ वक्त भी हो सकते हैं, या अगर कबल अज़ वक्त ना भी हों तब भी आपको इस अलायंस का फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? जहाँ तक इस सियासी फैसले का ताल्लुक़ है, तो मेरा ख्याल है कि चौधरी साहब एक मंझे हुए सियासतदान हैं। उन्होंने पंजाब और पाकिस्तान में बहुत सी पोजीशंस पे सूबाई वज़ीर, स्पीकरशिप, वज़ीर आला, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वफाकी वज़ीर, तमाम हैसियतों में काम किया हुआ है, और वो बहुत बेहतर अंदाज में पंजाब की पॉलिटिक्स को समझते हैं। तो जैसा कि इस वक्त वैसे भी एलाइज़ की सियासत चल रही है, पूरे पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, तो हम भी अपने एलाइज़ के साथ इंशाअल्लाह ताला आइंदा इलेक्शन में मुझे यकीन है कि चौधरी साहब के इस फैसले को पजीराई मिलेगी और हम भरपूर कामयाबी के साथ आइंदा इलेक्शन में भी कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। MPA PMLQ एहसानुल हक हमारे साथ थे। बहुत ही मुश्किल है कुछ सवालों का जवाब देना सारों के लिए, और अभी ज़रा आर्बिट्रेरी भी है कि आगे एक्चुअली क्या होना है क्या नहीं। एंड आई थिंक कि हर कोई हमें जवाब देते हुए हमें यही लग रहा है कि कमिट नहीं करना चाहते कि एक्चुअली आगे होगा क्या। it is too early to say things about a lot of things actually. Yeah, and then you have to stick to what you say after a while. बहुत से हमने ऐसे देखे हैं डिसीजंस जिनसे बार बार पूछा जा रहा है कि अभी भी आप अपनी कायम हैं अपने फैसले के साथ, और कायम रहना पड़ रहा है क्योंकि कह चुके हैं। हाँ, फाइनली वी शुड टॉक अबाउट क्रिकेट। आज दूसरा ODI है, और पहले की बात करें दोबारा। पहले 88 रन से हारे थे हम, और पहले की बात हमें करनी चाहिए क्योंकि पहले से हम सीखेंगे तो दूसरे में कुछ इंप्लीमेंट करेंगे ना। और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपने वक्त दिया। भट्टी साहब बताइए, पहले से हमने कुछ सबक सीखे, मतलब ये इदराक हुआ हमें कि ODI क्रिकेट का फॉर्मेट और इसको खेलने का तरीका और पैटर्न सब कुछ चेंज हो चुका है अब दुनिया में? देखें अब्दुल्ला, दुनिया की जो बड़ी टीमें हैं, बिल्कुल आपने सही बात कही। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ये जो वनडे क्रिकेट का जो ब्रांड खेल रही है, हमारे पास वो ब्रांड नहीं है। अब बाबर आजम नो डाउट दुनिया के बहुत बड़े बैट्समैन हैं, उन्होंने 57 रन भी पहले मैच में किए, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट आप देखें कि उन्होंने 79 के स्ट्राइक रेट से ये 57 रन बनाए, और जब 50 रन बनाए बाबर आजम ने तो उन्होंने 34 डॉट बॉलें खेली हैं। जबकि बाबर आजम और इमामुल हक की जो 96 रन की पार्टनरशिप थी उसमें 50 डॉट से इट मींस के 8.2 ओवर्स पाकिस्तान ने मेड इन खेले। तो पाकिस्तानी बैटर्स जो हैं, नो डाउट दुनिया में उनका बड़ा नाम है। इमामुल हक ने 100 जरूर किए, लेकिन उन्हें थोड़ी सी अब अपने जो बैटिंग के दौरान रफ्तार को तेज करना पड़ेगा। अब ये टेस्ट जो थे ऑस्ट्रेलिया के, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 100 किए, नवंबर 2018 के बाद 70 गेंदों पर सेंचुरी कर मैच विनिंग सेंचुरी करके
आउट हो गए। लेकिन हमारे आप बैट्समैन देखें कि हमें अब अगले साल 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेलना है। वर्ल्ड कप की प्लानिंग को अगर जहन में रखना है तो फिर हमें अभी पावर हिटिंग में हम बहुत पीछे हैं दुनिया से, क्योंकि जब हम 314 रन चेस करने जा रहे हैं तो हमारे बैट्समैनों ने जिस स्पिनर्स के खिलाफ चले, ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स दुनिया के वैसे स्पिनर्स नहीं है जैसे शेन वॉर्न थे या दूसरे स्पिनर्स हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की इस टीम को अगर हम देख लें तो उनके 8 मेन प्लेयर्स भी इस टीम में नहीं है। फिर अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का अब्दुल्ला और हुमा एक बिल्कुल आपने ये सही बात की है। और भट्टी साहब अलार्मिंग बात ही ये है कि अगर ऑस्ट्रेलियन टीम को देखा जाए तो उनके तो खुद प्लेयर्स इनएक्सपीरियंस वाले आए हैं। मुझे तो लगता है ये बी टीम जब भेजते हैं ना उल्टा पड़ जाता है। उनके इनएक्सपीरियंस के सामने हमारे एक्सपीरियंस तो ढेर हो गए। तो अभी तो अगर प्रॉपर अगर टीम उनकी आती, ए लिस्ट टीम आती उनकी, तो फिर क्या हाल होता है? ये धोखा करते हैं, बी के नाम पे धोखा होता है। मेरा तो ख्याल है ये इनका ए है, इनकी बी थी ही नहीं। नॉट दैट इट मैटर्स। देखिए एक तो उनके 8 मेन प्लेयर्स नहीं है, फिर पाकिस्तान होम ग्राउंड पर होम ग्राउंड के सामने खेल रहा है। हमने होम एडवांटेज भी लूज कर दिया पहले वनडे में, तो मेरे ख्याल में हमें बहुत कुछ बैठ के सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का हम पास्ट का रिकॉर्ड देख लें, दोनों मुल्कों के दरमियान जो 11 सीरीज हुई है वनडे की, 8 ऑस्ट्रेलिया ने जीती और पिछली 7 की 7 ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। पिछले जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के ओडीआईज हुए सारे मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने जीते, तो पाकिस्तान को 50 ओवर के वर्ल्ड कप को जहन में रखकर प्लानिंग करना होगी। हमारी बॉलिंग देखिए, हमने 7 बैट्समैन खिला दिए, फिर भी मैच हार गए। 4 बॉलर खिलाए, 1 बॉलर को शॉट खिलाया। पाकिस्तान के जो स्पिनर्स थे उन्होंने 26 ओवर में 145 रन दिए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान बॉलिंग में भी लैग कर रहा है, बैटिंग में भी हम पीछे। हमें अब इस बारे में सोचना चाहिए कि हम वनडे क्रिकेट तो कम खेल रहे हैं, लेकिन हम जी भट्टी साहब आपने होम एडवांटेज की बात की और इस पे बहुत बात हो रही है, लेकिन जरा एग्जैक्टली हमने किस तरह खो दी होम एडवांटेज? क्या हमने अपने लिए ही पिचेस सही नहीं बनाई, टीम सिलेक्शन ऑफ थी, हमारे प्लेयर्स में इंजरीज होगी, मतलब हाउ डिड वी एक्चुअली लूज दैट होम एडवांटेज? और हम क्या कोई तब्दीली कर रहे हैं आज? इत्तलात क्या है? देखिए तब्दीली तो अब्दुल्ला मुझे एक ही लग रही है कि अगर शाहीन वापस आ जाए हो गए तो वो डेफिनेटली टीम में वापस आएंगे, और तो कोई तब्दीली लग नहीं रही। हो सकता है अगर आउट ऑफ द बॉक्स सोचे, हसन अली बिल्कुल ऑफ कलर है, शाहनवाज धानी पीछे बैठे हुए, शाहनवाज धानी को आजमा दे। देखिए हम पूरे साल इन्हीं पिचेस पर खेलते हैं, पिचेस में कोई खराबी नहीं है। हमारा क्राउड भी, एक तो इसी ने जो सबसे बड़ा इसमें एक मास्टरपीस किया इस सीरीज में कि वीकेंड पर मैचेस ही नहीं रखे, वीकेंड से पहले ही मैचेस खत्म हो जाते। अब पिछला मैच जो था वो वर्किंग डे पे था, फिर भी लाहौर में 12-14 हजार लोग आ गए। लेकिन इन्हीं पिचेस पर हम पूरे साल मैचेस खेलते हैं, लेकिन हमारे प्लेयर मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया की इस टीम का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑन पेपर तो हमें वीक लग रही है, लेकिन उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है तो हमसे फार बेटर नजर आ रही है। मेरे ख्याल में अब हमें 1-2 प्लेयर्स की कुर्बानी देना पड़ेगी। हम हर प्लेयर को हर फॉर्मेट में खिला रहे हैं, अगर कोई प्लेयर इस फॉर्मेट में फिट नहीं है तो हमें चाहिए कि हम नए प्लेयर्स की तरफ देखें। पाकिस्तान में इस वक्त नेशनल वनडे टूर्नामेंट जिसको हम पाकिस्तान कप कहते हैं वो भी चल रहा है, कल उसका फाइनल है मुल्तान में। तो हमें सोचना चाहिए कि उस टूर्नामेंट में अगर कोई अच्छे प्लेयर हैं तो उन प्लेयर्स पे जाएं। मेरा ख्याल अब बड़े नामों से हमें थोड़ा सा इज्तनाब करना होगा। बाबर आजम अगर वनडे खेलते हैं बिल्कुल खेलें, लेकिन बाबर आजम को ये सोचना चाहिए कि उनकी जो रफ्तार है बैटिंग के दौरान, अब ट्रेविस हेड को आप देख लें कि 70 गेंदों पर 100 कर रहे हैं, हमारे यहाँ 96 गेंदों पर 101 कर इमामुल हक आउट हो रहे हैं और फिर मैच फिनिश करके भी नहीं गए। 39 ओवर जब इमामुल हक ने खेले तो मेरा ख्याल में इमामुल हक को मैच फिनिश करना चाहिए था। फिर अब्दुल्ला शफीक जो टेस्ट सीरीज में हमारे बड़े जबरदस्त फॉर्म में थे, अब्दुल्ला शफीक को हमने वनडे में ड्रॉप कर दिया। फिर अगर मिडिल ऑर्डर में आप देख लें तो इफ्तिखार अहमद और दोनों एक ही तरह नजर आए। तो मेरे ख्याल में वनडे टीम पे हमें अच्छा चलें, इस सीरीज का तो दूसरा मैच हो ही जाएगा। एक और जो हमारा डोमेस्टिक टूर्नामेंट चल रहा है भट्टी साहब, उस पर जरा क्विकली बता दें, आज क्या गालिबन फाइनल है, क्या है सीन उसका? पाकिस्तान का कल फाइनल होगा, कल फाइनल, जी हाँ, मुल्तान में फाइनल है, जी हाँ, सही है। तो वो वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट और थैंक यू। लेट्स सी कि इस मैच का नतीजा क्या निकलता है। होपफुली इट शुड बी बेटर। बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी साहब।
अच्छा जी, अब जरा वापस जाते हैं और आपको पता है कि कल जो है फाइनल होगा पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा वर्सेस बलूचिस्तान। राइट। अच्छा जी, एलबी पोल्स पे वापस जाते हैं। आपको पता है कि केपी में सेकंड क्या मैं कहूँगी राउंड ऑफ एलबी पोल्स हो रहे हैं। हाँ, तो हम जरा राउंड ही कह लें, दूसरा मरहला है ना, दूसरा मरहला। और इसमें हम जरा अपडेट करते रहे हैं अबरार रशीद फ्रॉम एबटाबाद एंड सालेदीन हमें बताएंगे औरकजई से। जी, इस वक्त मैं एबटाबाद के नवाई इलाके जंगी सईदा के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ। ज़िला एबटाबाद की 4 तहसीलें हैं और जिनमें से एबटाबाद की तहसील मेहर का इंतखाब है, जिसके अलावा लोरा, लोअर तनावर और हवेलिया तहसीलें हैं। 5 बैलेट पेपर्स दिए जा रहे हैं, एक तहसील कौंसिल के चेयरमैन या मेयर के लिए, दूसरा जो बैलेट पेपर है वो जनरल काउंसलर के लिए, तीसरा बैलेट पेपर जो है वो यूथ के लिए, चौथा जो है वो किसान काउंसलर के लिए और 5वां जो है वो ख़वातीन काउंसलर्स के लिए। में इस वक्त अपर औरकज़ई के लिए जो पोलिंग स्टेशन बनाया गया है, तहसील कौंसल और दीगर जो जनरल काउंसलर है, यूथ काउंसलर है, किसान काउंसलर है, ख़वातीन काउंसलर हैं, उसके लिए गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जरमा के सामने खड़ा हूँ, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि औरकज़ई के कबाइल जो मर्द और ख़वातीन है वो जोग दर जोगा रहे हैं और अपना वोट जो है वो पोल कर रहे हैं। यहाँ पर इंतहाई खुश असलूबी से जो है वोटिंग का अमल जो है वो जारी है, पोलिंग का अमल। यहाँ पर ख़वातीन और मर्द हजरात जो है वो अपना वोट पोल कर रहे हैं। इस मौके पर सिक्योरिटी की भी सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। अच्छा जी, होपफुली ये भी खैर खैरियत से दूसरा मरहला इंतखाबी मार्का जब भी होता है ना, तो दुआ ये करनी चाहिए कि सब अमन व अमान के साथ तय हो जाए सारा सिलसिला। और जियो न्यूज़ आपको इंतखाबी मराहिल एज इन वोटिंग के सिलसिले और उसके बाद इंतखाबी नताइज से भी आपको पता है सबसे पहले आगाह रखेगा। और सोच समझ के वोट करें। और वोट का अब तो मतलब अगर आप देखें और अगर थोड़ा सा पॉलिटिक्स को समझें तो वोट इज़ सो इम्पोर्टेंट, तो उसको प्लीज जरा वैल्यू करें। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी एफिलिएशंस, आपको जो लगता है आपके इलाके, आपके हल्के के जो मसाइल हल कर सकता है बंदा या खातून, आप उसके लिए वोट करें। वेलकम बैक भाई। डेरा इस्माइल खान में लर्जा खेज वारदात सामने आई है, जिसमें हुआ ये कि 3 खवातीन ने मदरसे की मौलमा को ही गला काट कर कत्ल कर दिया तेज धार आले से। और ये स्टोरी एक्चुअली काफी खौफजदा झुरझुरी सी आ जाती है लिटरली ऐसे वाकयात। इसमें हुआ क्या है कि जी ये मौलमा को ना गला काट के कत्ल कर दिया। वाकया सुबह सवेरे हुआ और कत्ल करने के लिए तेज धार जो है एक टूल वो इस्तेमाल किया गया और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तीनों खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया। और इस वाक़े पर हर कोई अफसोस का इजहार कर रहा है। अच्छा, कोई ख्वाबों की ताबीर और कोई ऐसी सुपरस्टिशंस बड़ी इन्वॉल्व है इस वाक़े में कि पता नहीं किसी को ख्वाब आता था और वो ख्वाब पे अमल किया, पता नहीं क्या स्टोरी है। खबर पड़ी है। सईदुल्लाह मरवत हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे नुमाइंदे डीआई खान से। बताइएगा अब तक जो तफ्तीश है या जो मुल्ज़िमान हैं, मुल्ज़िमा उनके बयानात से क्या हक़ाइक़ सामने आए हैं? ये बुनियादी तौर पे मंगल के रोज़ सुबह तकरीबन 7:05 का ये वाक़या हुआ है और बताया ये गया है कि सैफूरा बीबी एक दीनी मदरसा की मौलमा थी जो कि अंजुम आबाद में है। और वहाँ पर जब ये पहुँची तो पहले से 3 ख़वातीन स्कूल के उस मदरसा के गेट के मौजूद थी और उन्होंने एक तेज़ धार आदले से हमला किया है इसके गर्दन पे। बुनियादी तौर पे जो पुलिस इस वक्त काम कर रही है, 3 ख़वातीन को उन्होंने फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया है। DPO साहब से मेरी जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमने एक चौथी बच्ची जिसकी उम्र 13 साल है, उमैमा उसका नाम बताया गया है, और ये एक घराना है जो ख्वाब देखते हैं और ख्वाबों की ताबीर निकालते हैं और ख्वाबों को एक रजिस्टर पर दर्ज करते हैं। DPO ने ये बताया कि हमने वो रजिस्टर भी कब्ज़ा में लिया है और उसके हवाले से हम ये मालूम कर रहे हैं कि इसकी क्या हकीकत है। 21 साला सफूरा को कत्ल इस वजह से किया गया है, जो अभी तक एक बात सामने आई है कि ये जो 13 साला उमैमा है उसने एक ख्वाब देखा है और उस ख्वाब में उसने ये ताबीर निकाली है कि ये तौहीन मज़हब की मुर्तकिब करार दी गई है, करा पाई है, और इसका कत्ल जो है फिर इन 3 ख़वातीन ने मिलकर किया है और इनका गला काटा है। मतलब कि जहालत का एक लेवल ही और क्रॉस हुआ है और तालीम की कमी सामने आपको नज़र आ रही है कि एक 13 साल की बच्ची ने एक ख्वाब देखा, उस पर 17 साल की और 21 साल की लड़कियों ने उस पर अमल किया। ये क्या माजरा है? खैर नहीं, ये भी बता दें सईदुल्लाह मरवत साहब के मकतूला के अहले खाना का क्या मौक़िफ़ है? वो आखिरी हद तक केस को लेके जाएंगे? क्या वो इस वक्त सोच है वहाँ?
बुनियादी तौर पे ये जो FIR है चचा ने काटी है, मुद्दई जो हैं वो बने हैं, चूँकि इस बच्ची जो मकतूला है इसके वालिद दुबई में मुलाजिम हैं और पुलिस ने जो कार्रवाई की है उनको अदालत में पेश कर दिया है। उनके खिलाफ उनका 164 का बयान भी अभी होना है, पुलिस कार्रवाई भी जारी है और साथ में ये यकीनी है कि कबायली रिवायात के मुताबिक भी कोई ना कोई बात आने वाले दिनों में चल सकती है और यकीनन भी यहाँ पे मामूलात में शामिल होता है कि बदला लिया जाता है। भाई क्या कहा जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका सईदुल्लाह मरवत। मैं कुछ कहना चाह रही हूँ इस पे। पता है मुझे वो नेटफ्लिक्स की वो डॉक्यूमेंट्री याद आ गई जिसमें वो सारे दे हैंग देमसेल्व्स, वो उन्हें लगता है कि उनके जो इंडिया की क्योंकि उनको किसी ने कहा होता है कि उन्हें लगता है कि उनके जो जहानी अब्बा जी हैं जो इस दुनिया से नहीं चले गए हैं वो एक भाई के ऊपर नाजिल होते हैं और वो उसको ख्वाबों में चीजें बताते हैं कि अब ये करना है। ये बाय द वे असल स्टोरी है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं हुई है। जिसमें एक घर के 14 लोग अपने आप को फांसी लगा के कत्ल कर लेते हैं। तो ये मतलब ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमारा माशरा अगर ये वाकई इन चीज़ों की तरफ जा रहा है तो ये कौन लोग हैं, ये इनके इर्द गिर्द माहौल क्या है जिसमें ये चीज़ें सुन भी लेते हैं, ख्वाब भी आ जाते हैं और उन पे अमल भी हो जाता है। मुझे तो ये क्लियर कट केस ऑफ जेलसी लग रहा है क्योंकि उस जो मकतूला है उसका बाप दुबई में था, आई गेस वो ज़रा एफ्लुएंट होगी, बाकियों में आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, लेकिन और इसमें कोई रीजनिंग नहीं हो सकती। मुझे ज़हनी मरज़ का ज़्यादा केस लग रहा है जेलसी से ज़्यादा, और जहालत तो इन इटसेल्फ ही है और ज़हनी मरज़ सर्टेनली है जिसको पहले 4 लोगों को ज़हनी मरज़ हो गया। हाँ 4 को तो नहीं हो सकता, मतलब क्या हो रहा है। खैर The fact that they can get away with it, I cannot imagine कि ये ख़वातीन ने या फिर ये सारा मामला अब बनाया जा रहा है, ये भी हो सकता है कि मतलब ये ख्वाबों का मामला, लेकिन वो रजिस्टर भी पकड़ा है पुलिस ने जिसमें वो ख्वाबों की ताबीर लिखा करते थे। I'm interested in that register कि उसके अंदर और क्या क्या है, कहाँ ये जा रहे थे। चीज़ें हैं जो हमारे सामने आती हैं एंड देन हम भी उस पर उतने ही परेशान होते हैं जितना आप लोग सुन के परेशान होते हैं और हम बताते हुए भी आपको सोच रहे होते हैं कि क्या हो रहा है। ऐसी हम चीज़ें सुनते हैं ना तो आपको ये ज़रूर बता दें कि इन चीज़ों का इलाज होता है। मतलब ये नहीं है कि अब किसी को इस किस्म की चीज़ें होना स्टार्ट हो गई हैं तो उसको एक कमरे में बंद कर दो, इनके इलाज होते हैं भाई। साइकाइट्रिस्ट आर अवेलेबल, थेरेपिस्ट आर अवेलेबल, दवाइयाँ, मेडिकेशन इज़ अवेलेबल, तो इलाज कराना चाहिए। इसको पागल समझ के कोने में नहीं फेंक देना चाहिए, वरना पागल लोग तो यही करते हैं। अच्छा जी, लंपी स्किन जो है ना, वैसे ही मुझे कीमा लेने का मैं सोच रहा था लेकिन आई एम स्टिल डबल माइंडेड क्योंकि कराची में ही कीमा, हाँ कराची में ही केसेस जो हैं वो लंपी स्किन के 17,000 से तजावुज़ कर गए हैं, सिंध में 30,000 से ज़ायद हैं और अब पंजाब में भी, पंजाब वालों होशियार खबरदार, 17 केसेस रिपोर्ट हुए हैं पंजाब में भी ये गाय भैंसों और बच्चियाँ वगैरह में लंपी स्किन डिजीज के। अच्छा आई डोंट वांट टू सी इट, लेकिन आप लोग बेशक देख लें अगर आपका दिल चाह रहा है, लेकिन you डोंट वांट टू सी इट, you just want to have it as in कीमा दम का कोफ्ते भुना हुआ खाना है मैंने। लेकिन साथ आपको ये भी बता दें कि a lot of doctors who have been on our show उन्होंने हमें बताया है कि ये कुकिंग कर लें तो इसका कोई इस तरह असर नहीं होता, सिर्फ आपको देख के जरा सेंसेस को बुरा लगता होगा। जितने मसाले हम डालते हैं और जितना मीट टेंडराइजर और कच्चे और पक्के पपीते अच्छा ओके इधर ही छोड़ दो, बाकी कल ओके, कल मिलेंगे, खुदा हाफिज़।